डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं मसीहा और मैं हूं असद। इससे कबल प्यारे दोस्तों, आप मसीहा की 138 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 139 मुलाहिजा फरमाएं। हैरत है, ऐसा पोश इलाका मगर यहाँ पार्क, क्लब, बार, रेस्टोरेंट सब मौजूद हैं। मैं होले से बुड़बड़ाया। ये जदीद और हाई सोसाइटीज़ का नया ट्रेंड है, रूमी बोली, और इन्हीं की ख्वाहिश पर इस तर्ज को अपनाया गया है। तुम्हें यह भी सुनकर हैरत होगी कि यह सब इन्हीं लोगों की मलकियत है जो यहाँ के रहायशी हैं। मैंने उसकी बात पर भवें उचकाकर तोफेमी अंदाज में अपने सर को जुम्बश दी। इसमें कोई शक नहीं था कि रूमी और तारिक इंटरनेट का कीड़ा थे, जाने कहाँ कहाँ से मालूमात खोदा करते थे। ये जरूरी नहीं होता कि नेट पर बैठने वाला हर कोई इस कदर गहराई में जाकर खुदाई कर सके। ये काम कुछ माहिर ही कर सकते हैं, क्योंकि नेट पर सर्च करके अपनी मतलूबा मालूमात हासिल करना भी एक फन है। अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए, मैंने मतलब की बात कर डाली। इस दौरान वेटर कॉफी रख चुका था। रूमी ने होली से कहा, क्योंकि इस वक्त एक बड़े साइज का वेटर हमारे करीब से गुजरते एक दूसरे वेटर को हदायत देते हुए कह रहा था, मैडम की कॉल आई थी, सामान लेकर फौरन उनकी कोठी C13 पहुंचो, ताखीर नहीं होनी चाहिए। वो मोटा सा आदमी शायद हेड वेटर था। छोटे वेटर ने फिदवियाना अंदाज में सर को जुम्बिश दी थी। ये वही वेटर था जो हमें सर्व कर रहा था। मैडम और कोठी के नंबर पर हमारे कान खड़े हो गए। रूमी और मैंने मानी खेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। वो वेटर काफी के खाली बर्तन उठाने के लिए जब दोबारा हमारी मेज पर आया तो रूमी ने उससे नर्म मुस्कुराहट तले पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी शंकर नाम है मेरा मैडम, उसने भी खुश इखलाकी से बताया। रूमी ने बिल के अलावा उसे एक भारी टिप से नवाज दिया। नरम मीठी मुस्कुराहट और भारी टिप ने उसकी बातें ही नहीं बल्कि मुंह भी खोल दिया। क्या आज रात मैडम शोभा देवी के यहाँ कोई डिनर पार्टी है? पार्टी शार्टी तो नहीं है, अलबत्ता हर रोज रात में खाने पीने का सामान इन्हीं के रेस्टोरेंट ही से जाता है। शायद वहाँ कुछ मेहमान आए हुए हैं। क्या ये रेस्टोरेंट मैडम की मलकियत है? रूमी ने पूछा। जी हाँ। अच्छा, मेहमान ज्यादा होंगे ना? रूमी ने चालाकी से कहा, ताकि उसका जवाब वेटर अपनी मर्जी से दे और उसे किसी किस्म का शक भी ना हो। हाँ जी, बस 2 ही होंगे जो मुस्तकिल आबाद हैं, बाकी चंद लोग तो आते जाते ही रहते हैं। ओह आई सी, रूमी ने मुस्कुरा कर कहा और खामोश हो गई। वेटर सलाम करके चला गया। रानी शोभा शायद अपने जाती बावर्ची पर ज्यादा बोझ नहीं डालती होगी, मगर वो मेहमान गौहर शाह और ताज के सिवा कोई नहीं हो सकते, मैंने कहा। और चंद आते जाते लोगों में मार्टी और चरण ही हो सकते हैं, रूमी बोली। शंकर को तख्ता मश्क बनाकर अंदर दाखिल होना आसान हो सकता है हमारे लिए, मैंने कुछ सोचते हुए कहा और अपने होंठ भींच लिए। रूमी सोचने लगी। बिल दे चुके थे, ज्यादा देर बैठे रहना मुनासिब नहीं था, कोई भी शक में मुब्तला हो सकता था। जब हम जानबूझकर सुस्त रवैये से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे तो शंकर को हमने 2 बड़े डबल बॉक्स उठाए एक स्कूटर टाइप बाइक पर सवार होते देखा। इसके जिस्म पर मखसूस वेटरों वाली वर्दी थी। मुझे पता ये कहाँ से घूमकर कोठी नंबर C13 की तरफ जाएगा, जल्दी आओ, रूमी बोली और दाएं जाने पने एक गली नुमा रास्ते में दाखिल हो गई। तुम इधर खड़े रहो। गली के अगले सिरे पर रुककर रूमी ने मुझे रोका और खुद मोहतात होकर सिरे वाली दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई। ये काम इसी के अकेले करने का था और मुझे गिरदोपेश पर कड़ी नजर रखने के लिए यहाँ खड़े रहने की हदायत की। रूमी ने अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा लिया था और वो एक स्ट्रीट स्नेचर मालूम हो रही थी। बाइक की आवाज करीब आ रही थी। गली सुनसान थी। बाइक जैसे ही उसकी पहुंच में आई उसने उछलकर उस पर जस्त लगाई। शंकर बाइक समेत गली की अंदरूनी सिमत गिरा। रूमी ने उसके सर पर एक और कराटे का मखसूस वार किया। शंकर बेहोश हो गया। मैं तेजी से करीब पहुंचा। जल्दी करो, इसकी वर्दी उतार कर पहनो, रूमी ने मुझसे कहा और दूसरी जानिब मुंह करके खड़ी हो गई। मैंने चंद मिनटों ही में यह काम कर डाला था। वर्दी क्या थी, बस एक वास्कट और टोपी ही थी। वो पहन ली। तब तक रूमी नायलून की डोरी से उसकी मशकें कस चुकी थी और मुंह में कपड़े का एक गोला भी बनाकर ठूंस दिया। क्या मुझे अंदर अकेले जाना होगा? मैंने रूमी से पूछा। जान क्यों निकल रही है तुम्हारी? मैं भी होंगी तुम्हारे साथ, रूमी चिढ़ कर बोली। मगर बाद में। यूं ही पूछा है, काट क्यों रही हो? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। चलो अब आगे बढ़ो, वो बोली। हम गली से बाहर आ गए। कोठी C13 करीब थी। बाइक भी हमने शंकर वेटर ही की उठाई थी। अगले 3 ब्लॉक छोड़कर मतलूबा कोठी से एक गली पहले मैंने रूमी को उसके कहने के मुताबिक उतार दिया। बाइक से मेन गेट पर पहुंचा तो वहां एक मुसल्ला दरबान नजर आया। इसके हाथ में माउजर था। इसने बाइक रोकने का इशारा दिया, वरना मैं समझा था शायद मेरी बाइक और जिस्म पर पहनी हुई वर्दी देखकर वो फौरन गेट खोल देगा। कौन हो तुम? शंकर क्यों नहीं आया?
बड़ी मूंछों और अच्छे खासे डेल ठोल वाले मुहाफिज ने यूं कड़कदार लहजे में पूछा जैसे यहाँ चौकीदारी पर मामूर ना हो बल्कि थानेदार हो। शंकर की आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसकी जगह मैं आ गया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैडम के रेस्टोरेंट में तो मैं भी आता जाता हूँ, कभी तुम्हें तो वहां मैंने नहीं देखा। उसने बगौर मेरा सर से पांव तक जायजा लेते हुए कहा। मुझे चौकीदार के इन अक्लमंदाना सवालात की बिल्कुल भी तवक्का नहीं थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, विश्वास नहीं आता तो यह सामान तुम ही अंदर ले जाओ, मुझे वैसे भी वापस जाने की जल्दी है। अंदर गया तो मैडम ना जाने कितने कामों से लगा दें। कहते हुए आखिर में मैंने लहजे में बेजारी समोने की कोशिश की थी। ठीक है, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। चौकीदार ने एक हाथ से अपनी मूंछ को ताव दिया, जैसे मेरी चालाकी पकड़कर उसने कोई कारनामा अंजाम दिया हो। बाइक यहीं खड़ी करो और अंदर यह बॉक्स ले जाओ। अच्छा, मैंने दानिस्ता मरे लहजे में कहा और स्कूटर से उतरकर इसे साइड स्टैंड पर खड़ा किया और कैरियर से बॉक्स उतारकर हाथ में पकड़ा और आगे बढ़ गया। दिल ही दिल में अपनी चालाकी पर खुश भी हो रहा था। अंदर दाखिल होते ही एक और तगड़ा सा क्रख्त चेहरे वाला आदमी मुझसे टकराया। शुक्र था कि उसने कोई सवाल नहीं किया और मुझे एक जानिब जाने का इशारा कर दिया। वसी और इस लाउंज से गुजरकर मैं इशारे से बताई हुई राहदारी की जानिब पड़ने लगा। मेरे दाएं जानिब खूबसूरत डिजाइन का जीना भी ऊपरी मंजिल को जाता नजर आया। मैं राहदारी में दाखिल हुआ ही था कि एक चुस्त पैंट शर्ट में मलबूस दरमियानी उम्र की लड़की मेरे सामने रास्ता रोक कर खड़ी होगी। उसने मुझे कुछ ऐसी निगाहों से देखा जैसे मामूल के आए हुए शख्स के बजाय किसी अजनबी को देख लिया जाए। शंकर नहीं आया? उसने चुभते हुए लहजे में पूछा। आवाज अलबत्ता मुतरन्नम सी थी। जी नहीं, उसकी तबीयत आज खराब थी। तुम्हारा क्या नाम है? पप्पू, आओ मेरे साथ, उसने कहा और पलटी। मैं उसके पीछे हो लिया। चंद कदमों के बाद ही वो एक दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गई और मैं भी उसके पीछे चलाया। ठीक इसी वक्त मेरी गर्दन से सर्द नाल आने लगी और साथ ही एक भेड़िए जैसी ओराहट से मुशाबा आवाज उभरी। खबरदार, बाक्स रख दो और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर तोड़ गई। मैंने फौरन उसके हुक्म की तामील कर डाली। आहिस्तगी से बाक्स फर्श पर रखा और अपने दोनों हाथ सर से बुलंद कर दिए। मुझे अभी तक अपने अकब में देखने की जुर्रत नहीं हुई थी, क्योंकि इस भेड़िए जैसी खूनखार आवाज वाले के पिस्तौल की सर्द नाल हनूज मेरी गुद्दी के साथ चिपकी हुई थी। भला ट्रैगर दबाने में उसे क्या देर लगती? अगर मैं इसका हुक्म नहीं मानता तो। चलनों बाद नाल मेरी गर्दन से हट गई और मुझे अपने जिस्म में सर्द लहर का एहसास भी कम होता हुआ महसूस हुआ। इसी हालत में मेरी जानिब घूम जाओ, गुर्राहट से मुशाबा मुझे दूसरा हुक्म मिला। सो मैंने उस हुक्म की भी फौरी तामील कर डाली। अब मेरे सामने एक ठिगने कद मगर घुटी हुई जिसामत का बदहेज सूरत आदमी खड़ा मुझे खौफनाक नजरों से घूर रहा था। चुस्त पैंट शर्ट में मलबूस व दरमियानी उम्र की लड़की भी उसके पास ही खड़ी थी। इसका हसीन चेहरा किसी भी तासुर से आ रही था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बाबू, मैंने हल्क से डरी सहमी आवाज निकालकर उस ठिगने आदमी से सवाल करना जरूरी समझा तो उससे जवाब देने के बजाय दूसरे हाथ से अपनी जेब से एक सेल फोन निकाल लिया। यकलख्त मेरा दिल साई साई करती कनपटियों पर धड़कने लगा। वो यकीनन मज़कूरा रेस्टोरेंट से मेरे बारे में कंफर्म करना चाहता था। लगता है ऐसा ही था जैसे वो इस आलीशान कोठी का कोई अंदरूनी गार्ड था। कोई बाइद नहीं, रानी शोभा देवी का बॉडी गार्ड ही हो। बहरहाल कुछ भी था, मेरा पोल खुलने वाला था। यूं मेरा जहन तेजी से काम करने लगा। हाँ बट्टू, ये साला शंकर कहाँ है? इसे क्यों नहीं भेजा सामान के साथ? उसने क्रख्त लहजे में पूछा। मेरी धड़कती नजरें उसके चेहरे पर जमी रहीं। उसकी भी खून खार सी आंखें मुझ पर गड़ी रहीं। क्या वही आया है सामान लेकर? यानी तुम्हारा मतलब है शंकर? उसने शायद मज़कूरा रेस्टोरेंट के किसी हेड वेटर को फोन किया था। मेरा दिल उछलकर हल्क में आन अटका। मेरा भांडा फूट चुका था। मैं शंकर नहीं था और ये सब लोग शंकर को जानते थे। उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया और मुझसे जहरनाक लहजे में बोला, कौन हो तुम? सच बताना वरना इधर ही गोली मारकर लाश दबा दूंगा। भांडा फूट चुका है तो सच ही बोलूंगा जनाब। मैंने इस गोरगन की औलाद को जवाब देने का बहाना सोच लिया था। सूरत भी अपनी ऐसी बना ली थी जैसे हारा हुआ जवारी हूं। मेरा नाम पप्पू है जी। मैंने उसे भी वही नाम बताया जो लड़की को बताया था। शंकर मेरा दोस्त है। आज शाम उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डेट थी। उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी और उसने मुझसे कहा कि थोड़ी देर के लिए मैं उसकी जगह ले लूं। उसे मालूम था कि मैडम साहिबा की कोठी में मुझे काफ़ी देर लग सकती थी। वापसी में उसने मुझे दोबारा ज्वाइन कर लेना था। वो ये बात हेड वेटर को नहीं बताना चाहता था। इससे डर था वो मैनेजर से शिकायत न करते। मैं तो खामखा ही फंस गया जी दोस्ती यारी में। पांडे, ये तुम हर किसी पर शुबा करने लग जाते हो। दफातन उस चुस्त पेंट वाली लड़की ने उस ठिंगने जंगजू को टोका।
पहले भी तुमने इस तरह की बिला वजह परेशानी खड़ी कर दी थी। मैडम किस कदर परेशान हुई थी और निकला कुछ भी नहीं। वो पहले ही आजकल परेशान है, इसकी तलाशी ले लो और बस यही तसल्ली काफी है। लगता था इस मंगल पांडे पर उस लड़की का खूब रोब चलता था। उसकी बात सुनकर वो खफीफ सा नजर आने लगा। दाव चल जाने की खुशी को दबाते हुए मैंने फिर मस्कीन सी सूरत बनाकर उस मंगल, मेरा मतलब है पांडे, से कहा, पांडे जी मुझे अब जाने दें। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आना किस कदर रिस्की काम है। मैं तो इस साले शंकर की खबर लूंगा। उसने जरा सा लालच देकर मुझे रगड़ा देने की कोशिश की है। ज्यादा बकवास मत करो, पांडे बोला। श्यानाल वाले खौफनाक पस्तौल को उसने वापस अपनी फूली फूली जैकेट के अंदर रख लिया था और करीब आकर मेरी जामा तलाश ली। इसके बाद हुक्म देते बोला, ये सामान उठाओ और अंदर ले जाओ। इस बार उसका ये हुक्म मुझे गोया अच्छा लगा। ताहम फिर भी मैंने मरी मरी सी सूरत वाली एक्टिंग जारी रखी और सामान उठाकर उस मेहरबान चुस्त पैंट शर्ट और मनमोहनी सी सूरत वाली लड़की के पीछे हो लिया। मैं समझा कि यह लड़की मुझे सीधी रानी शोभा देवी या मेहमानों के कमरे में ले जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो जिस जगह मुझे लेकर आई थी वो एक बड़े और पूरे कमरे जितना जदीद अमेरिकन किचन था। यहाँ रख दो सामान, उसने कहा। लहजा सपाट था। मैंने कंधे पर उठाया हुआ बॉक्स मार्बल टॉप पर रख दिया और फूली हुई सांस तले बोला, अब मुझे इजाजत है, कोई और काम तो नहीं? शंकर ने तुम्हें वाकई फंसा दिया है, लड़की बोली। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके नर्मो गुदाज होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी तह में मुझे एक जहरीलापन भी महसूस हुआ था। जी, मैंने इतना ही कहना मुनासिब समझा। क्या तुम जानते हो कि वो कमीना अपनी कौन सी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर गया है? क्या उस लड़की को तुमने देखा है? आखिर को शंकर तुम्हारा दोस्त है? लड़की के अचानक इस सवाल पर मैं पहले तो बुरी तरह गड़बड़ा गया, फिर यकायक मेरे अंदर एक झमाका सा हुआ। मुझे लड़की के सवाल पर शंकर और उसके बीच किसी मामलादारी की बू आती महसूस हुई और मैं ज़हन ने फौरन ही कहानी बुनना शुरू कर दी। वो जी एक सांवली सी मगर तीखे नकूश वाली लड़की है, रोजी नाम है उसका। मैंने अपनी तरफ से बात घड़ कर सुना डाली, साथ में अपनी बातें भी फैला दी। क्या रोजी? लड़की की दिलकश आंखें फैल गई और ऐसे में उसका हुस्न और भी भला लगा। वो तो मैं हूं, मेरा नाम रोजी है, उसने कहा। मैंने अपनी फैली हुई बातें फौरन सुकेड़ी और बोला, कमाल करती हैं आप भी रोजी साहिबा, क्या किसी और लड़की का यह नाम नहीं हो सकता? मैंने अपने झूठ को एक मजबूत दलील से पालिश किया तो उसका चेहरा तहश और गैस से सुर्ख हो गया। मैं डर गया कि अब मुझ पर उसके कैरो गजब की बिजलियां गिरने वाली हैं, लेकिन दूसरे ही लम्हे यह कहकर उसने मेरा खौफ रफा कर डाला, क्या तुम जानते हो कि दोनों इस वक्त किस जगह पर डेट मार रहे होंगे? रोजी को अपनी पड़ चुकी थी। यहां मैं उसे दोस्त बनाकर और मामले को तूल देकर अपना उल्लू सीधा कर सकता था, इसलिए फौरन बोला, अभी तो नहीं, लेकिन आइंदा कभी मैं इस सिलसिले में आपकी जरूर मदद कर सकता हूँ। ये कहते हुए मैंने उससे पूछ ही लिया, जिसका मुझे अंदाजा भी हो चुका था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साला शंकर आपको भी बेवकूफ़ बना रहा है? ये कुत्ता मुझे क्या बेवकूफ़ बनाएगा? रोजी ने एक शानदार गाली शंकर को देते हुए गुस्से से दांत पीस कर कहा, मैं तो अभी जाकर उसकी होती सोती के सामने दुर्गत बनाती हूँ। तुम जरा इसे अपने सेल फोन पर राब्ता तो करो, वो तुम्हें तो बताएगा ही कि इस वक्त वो इस नकोड़ मारी के हमरा किस जगह गुलछरे उड़ा रहा है। वो तैश और जज्बात से कांपने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि इस बेवफा शंकर की खातिर अपना टेम्पर लूज ना करे, जबकि खुद शंकर से मेरा भी दिल खराब है। उसने कई बार मुझे अपने जाती मफादात पर मेरी बलि चढ़ाने की कोशिश की है, मगर अब मैं भी उसे मजा चखाना चाहता हूँ, इसीलिए जरा सब्र से काम लें। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। पूरी प्लानिंग से मैं इस बेवफा को मजा चखाऊंगी कि उसे छट्टी का दूध याद आ जाएगा। यकीनन। मैंने फौरन और पुरजोर अंदाज में उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यूं रोजी बेतहिया किए बैठी थी शंकर को मजा चखाने के लिए। अब भला उसे क्या मालूम था कि शंकर बेचारा तो खुद मेरे मकसद की खातिर बलि पर चढ़ा दिया गया था और बंदी हालत में गली के कोने में पड़ा गूं गा कर रहा होगा। समझ तो गया था मैं कि शंकर ने अपने वेटर होने का खूब फायदा उठाया और यहाँ आने जाने के दौरान उसने रोजी जैसी दिलरुबा लड़की से दोस्ती गांठ ली थी। यह भी एक दिलचस्प इत्तेफाक ही था कि मैंने शंकर की जिस फर्जी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था वो इसकी हम नाम निकली थी। रोजी ने मुझे कुछ काम करने को दिए, मसलन लाया हुआ खाने पीने का सामान बाग से निकालने, इसे डिशों और प्लेटों में तरतीब देने का कहा और खुद दूसरे काम में मसरूफ हो गई। यही नहीं, उसने ये भी कहकर मुझे अंदर से खुश कर दिया कि मुझे मामूल के मुताबिक अभी चंद घंटे यहाँ रुकना होगा, जब तक मैडम और मेहमान वगैरह खाना तनावुल न फरमा लें। कालबन शंकर का यही मामूल था। आखिर वो जिस होटल में वेटर था उसकी मालका मैडम ही थी, तो शंकर यानी मेरी क्या हिम्मत थी कि हुक्म अदूली करता। मैं काम में जुट गया। मुझे अंदाजा था कि खाना भी मेहमानों के सामने रोजी के साथ मुझे ही लगाना पड़ेगा। अगर तो वाकई ऐसा था तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था। इतना अच्छा दाव चल जाने पर मैं रूमी को सब बताने के लिए बेचैन था
न जाने वो बाहर अब क्या कर रही होगी, जबकि उसने मुझसे यही कहा था कि पहले तुम अंदर दाखिल होने की कोशिश करो, वो बाद में आएगी, या मुझे ही उसके लिए कोई राह आसान करना थी। रोजी बातूनी बहुत थी। जब तक मैं अपना काम करता रहा उसकी जुबान कैंची की तरह चलती रही। कोई और मौका होता तो मेरा दिमाग फोड़े की तरह पक चुका होता, लेकिन उसे भी अपने हाथ में रखना मेरा मकसद था। इसीलिए उसकी सुनता रहा और सर अपना धुनता रहा। कभी कभार मैं भी उससे कुछ गांठने के लिए जवाब दे देता, यहां में हाँ मिला लेता था। इस कमीने ने मेरे साथ मोहब्बत का ड्रामा किया, वो बोली। एक नंबर का कमीना है ये साला शंकर। मैंने भी उसकी तायद में यह कहना जरूरी समझा और मजीद आगे बोला, लेकिन मुझे हैरत है मिस रोजी कि आप जैसी इस कदर हसीन लड़की ने उस काले पीले दुबले शंकर को कैसे अपना खूबसूरत दिल दे दिया। मेरा वार कारी साबित हुआ। पेशानी पर हाथ मार कर बोली, मेरी किस्मत ही खराब थी। तुम ठीक कहते हो, मुझ पर तो एक से एक शहजादा आशिक हो सकता था। ना जाने क्यों मैं उस काले भंगे के जादू में आ गई। वो चिकनी चुपड़ी बातें बहुत किया करता था ना। कमीनी को जरा शर्म नहीं आई आप जैसी प्यारी और मोहब्बत करने वाली लड़की पर। आप चिंता मत करो रोजी डियर, हम दोनों मिलकर उसका धड़न तख्ता करेंगे। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई और वो काम से एकदम हाथ रोककर मेरा मुंह तकने लगी। मैं घबरा गया, हाथ आई बाजी जाती लगी। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? डरते डरते मैं बोला तो वो शर्म से गुलनार चेहरे के साथ मेरे करीब आ गई। तो तुमने मुझे डियर कहा, क्या वाकई में इतनी खूबसूरत और अच्छी हूं कि किसी को भी पसंद आ जाऊं? मुझे उसकी मासूमियत पर तरस आ गया। शायद उसने दुनिया नहीं देखी थी और सारी उम्र नौकरानी या कैदी बनकर इधर ही गुजार दी थी। मैंने पहली बार गौर से उसका जायजा लिया तो खुदा खुला कि वो क्रिश्चियन थी, क्योंकि उसकी मखरूती गर्दन और गैर मामूली खुले गिरबां की शोखो तंग शर्ट पर गले से बंधी जंजीर से सलीब झूल रही थी। ये यकीनन रोजी डियर, आप इतनी अच्छी हैं कि कोई भी शहजादा आप पर जी जान से आशिक, मेरा मतलब है कि फिदा हो सकता है। ओह गॉड, मुझे मालूम ही नहीं था। उस कमीने शंकर ने तो मेरी अकल ही खराब कर दी थी कि मैं खुद को अपने हुस्न को पहचान ही नहीं सकी। रोजी चिल्लाई और मेरे करीब आ गई। तुम भी किसी शहजादे से कम नहीं हो। क्या नाम बताया था तुमने अपना? पप्पू। पप्पू मैंने कहा। पप्पू, तुम बहुत अच्छे हो, वो शर्मा कर बोली। शंकर को भी उसने इसी तरह ही लाइन दी होगी। मैंने दिल में सोचा, फिर उसका भेद लेना चाहा। तुम यहाँ कब से हो और कौन है तुम्हारा यहाँ? मैं इस भरे संसार में अकेली हूँ। अदाकारी के शौक में किसी के साथ भागकर पूना से मुंबई आई और फिर लोगों के हाथों में खिलौना बनती हुई यहाँ तक आ पहुंची। मैडम बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मुझे अपने पास मुलाजिम रख लिया। उसने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर इख्तिताम तक भी पहुंचा दी। अब मुझे अंदाजा हुआ कि शंकर जैसा काला पीला वेटर इस पर क्यों फिदा था और ये इस पर क्यों मर मिटी थी, बल्कि अब शंकर को मारने के दर पे थी मेरे साथ। और पता है, अपनी चमकीली आंखें फैलाते हुए मेरे करीब आ गई। नहीं पता, मैंने घबरा कर फौरन नफी में सर हिला दिया। और मैडम मुझसे कहती हैं कि मुझे जो लड़का पसंद आएगा मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगी। ये कहते कहते वो मेरी इतनी करीब आ गई कि तकरीबन मेरे साथ ही लग गई। उसकी गर्म गर्म सांसों के भपकारे मेरे चेहरे पर पड़ने लगे और नतनों के जरिए दिमाग की रगों में घुसकर मुझ पर सरूर आमेज सी कैफियत तारी करने लगे। खुद को संभाला देते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज निकाली, तुम्हारी मैडम को कम अज कम मैं बिल्कुल पसंद नहीं आऊँगा, और अब जरा दूर होकर खड़ी हो जाओ। अगर वो पांडे यहाँ आ गया तो गोली मारो पांडे को। रोजी कहते हुए मुझसे जरा दूर हो गई। ताम खतरे की लाइन के अब भी करीब ही खड़ी थी। बस मेरी तरफ से एक जरा सिग्नल की देर थी। मार दी गोली, मैंने कहा। वैसे मुझे तुम्हारी दर्दनाक कहानी जो मुख्तसर और पुर असर थी काफी रुला गई। मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर सपाट और मोतबर से नजर आने वाली लड़की इस कदर खतरनाक हद तक बेवकूफ होगी, बल्कि पंजाबी में शायद इसे झल्ली कहा जाता है। रोजी अपनी घनेरी पलकों वाली आंखें पटपटाकर रूहान से लाजम बोली, मैं बहुत बदनसीब हूं ना, मगर मैं तो अपने नसीबों पर रो भी नहीं सकती। बेचारी के आंसू निकल आए। मैंने उसका हमदर्द बनते हुए कहा, क्या तुम यहाँ भी खुश नहीं हो? तुमने ठीक कहा था, यहाँ कैदी की हैसियत है मेरी, इससे ज्यादा नहीं। वो मगमूम रही। लोहा गर्म था। मैंने ज़रब लगाई और बड़ी नरमी से उसे कंधे से छू लिया। यहाँ मुझे डर भी हुआ कि वह गले का हार ही न बन जाए। हम सब कैदी ही हैं, कोई इंसानों का और कोई हालात का। तुम इंसानों की कैदी हो और मैं हालात का। मैंने शायद उसकी कोई दुखती रग छेड़ दी थी। एकदम डुबडुबाती आंखों से मेरी जानिब देखा और बोली, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। क्या तुम्हें भी कोई गम है? यही गम क्या कम है कि दुनिया में अकेला हूँ और बस जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने अदाकारी की। रोजी की जैसे अंदर की दुनिया ही तहओ बाला हो गई।
और वो वाकई मेरे गले का हार बन गई। एकदम उसे लिपट गई और मैं घबरा गया। जज्बात से लरजती आवाज में बोली, पप्पू, हम दोनों का दुख एक ही है, हम दोनों की खूब गुजरेगी, हम एक दूसरे की जिंदगी के साथी बन जाते हैं ना। वैसे मैडम और यहाँ के लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। मैं सिफारिश करवा के तुम्हें मुस्तकिल इधर ही मुलाजिम रखवा लूंगी। हम हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकते हैं साथ मिलकर। मुझे अंदाजा हुआ कि रोजी का शुमार उन उलझे हुए बेवकूफ लोगों में होता है जो पल के पल अपने फैसले बदलते रहते हैं।